गाइस, तो एक बार फिर से मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि आपने अपनी थंबनेल देख ली होगी कि हमारे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब की बात जेकेपी सब इंस्पेक्टर पार के लिए, इस बार आपको जेकेपी सब इंस्पेक्टर पार करना है। आप इसके साथ जो आपका फिजिकल रहता है उसकी तैयारी भी आप साथ साथ में कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चे बात करने वाले हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और उससे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन आप बच्चे उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, फिर भी चलिए जो बच्चे हैं उनके लिए ही सही। तो ये पहला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि इन सिंपल वर्ड सीजन्स आर काज्ड ड्यू टू, ठीक है। सिंपल वर्ड में बताना है कि सीजन किस कारण से होते हैं। अर्थ का रोटेशन जो होता है अपने एक्सिस पे, या अर्थ का रेवोल्यूशन जो होता है अराउंड द सन एक इलिप्टिकल मैनर में, या लैटिट्यूडिनल पोजीशन होती है किसी प्लेस की, या हमारा अर्थ की एक रेवोल्यूशन होती है उसकी टिल्टेड एक्सिस पे, उसके कारण से ये होता है। तो बच्चे ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे वीडियो शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं गाइस, हमारी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जहां पर आपको गाइस इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूं डायरेक्टली, लेसन की पीडीएफ, जो भी लेक्चर हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है। साथ में आपको हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे भी मैं आज से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा बच्चे, ठीक है। और साथ में क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहें तो बच्चे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे मिल जाता है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, हाँ। और आपको वहाँ पे हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज भी बच्चे मिल जाएगी, कहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन पे। तो वो भी आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो बच्चे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है थर्ड लेसन, हमारा लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन लेसन नंबर 3 है, क्योंकि मोशन ऑफ अर्थ के 2 लेक्चर हमने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में आज पढ़ाया जाएगा। एटमॉस्फेयर की बच्चे आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, 2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। मैंने चाहता कि एक दो घंटे का एक लेक्चर बना के आपको अपलोड कर दिया जाए, आप उसको देखें। इंटरेस्ट नहीं रहता उतना, हमें पता है क्योंकि हमने भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखिए, आप सबको पता है कि हमारा जो धरती का जो ग्रह है, ठीक है, हमारा धरती का जो ग्रह है वहाँ पे एक जो गैसेस है ना, ये गैसों से ढका हुआ है, ठीक है। एक मतलब कि एक ओढ़नी की तरह एक ओढ़नी है हमारी अर्थ के ऊपर गैसेस की, जिससे हमारी अर्थ एक ढकी हुई है, ठीक है। जहाँ पे मतलब कि हमारी सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक ये जो है, ये जो ब्लैंकेट है, एक कंबल है, वो फैला हुआ है हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब जो गैसियस कवर जो है, याद रखिएगा, जो यहाँ पर गैसियस कवर हो, मकसद यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है, जो गैसियस कवर जो है हमारी अर्थ का, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अभी हम आगे इसकी कंपोजिशन वगैरह देखेंगे, इसकी लेयर्स हम कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जो गैसियस कवर जो है हमारी अर्थ का, उसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है। जैसे कि हमारी लैंड का क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है। वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर का हाइड्रोस्फेयर होता है। और इसी तरह एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ का, ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और इसने अपनी जगह, क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, ठीक है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से हमारी अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट है, वो भी किसका ब्लैंकेट है? गैसेस का ब्लैंकेट है, ठीक है। उससे हमारी अर्थ ढकी हुई है। अब हम बात करेंगे बच्चे आगे, जो हमारा अर्थ की कंपोजिशन है वो क्या होती है। देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर कंपोजिशन का मतलब क्या है। बच्चे देखिए, कंपोजिशन का ये मतलब है ना कि हमारी जो अर्थ है ना, वो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ का जो कंपोजिशन है, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो लार्जली गवर्न्ड बाय द बाई प्रोडक्ट ऑफ द लाइफ दैट इट सस्टेन्स, ठीक है। हमारा जो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारा जो जीवन है ना, हमारे जीवन से जो चीज़ें होती हैं उसका ही मतलब, जो चीज़ें यहाँ पर हमारी धरती के ऊपर सस्टेन होती हैं उसका ही एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि ड्राई एयर फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब जो ड्राई एयर होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? 78.08% यहाँ पर नाइट्रोजन रहता है, 20.95% यहाँ पर ऑक्सीजन रहती है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 21% बोलते हैं। उसके बाद 0.93% यहाँ पर एर्गॉन रहती है,
0.04% यहाँ पर हमारे पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और यहाँ पर कुछ हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम और जो बाकी नोबल गैसेज होती हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो बन जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, और जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग गैसेज और ऑफन रेफर टू एज ट्रेस गैसेज, जो बाकी हुई बची गैसेज है उनको क्या बोला जाता है, ट्रेस गैसेज बोला जाता है, जिनमें से हमारी एक जो अहम गैस है वो है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, प्रिंसिपली कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेज, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और जो हमारी ओजोन गैस है। ठीक है, तो बच्चे सारे के सारे डाउट आपके जो भी होंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमारे को एप्लीकेशन के ऊपर भी आपका जो डाउट रहता है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए यार। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि आपको डायरेक्टली इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर एक चैट का ऑप्शन रहता है, उस चैट के ऑप्शन में आप हमसे चैट भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, वेरियस इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट में आल्सो भी प्रेजेंट, बहुत सारे जैसे कि हमारी इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट रहते हैं तो वो भी हमारी गैसेज में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एरोसोल्स हो गई, एरोसोल्स में जैसे कि हमारे पास क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, उसके कुछ कंपाउंड रहते हैं, और एलिमेंट्री मर्करी वेपर हमारे पास क्या रहता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें रहता है। और उसके साथ साथ कुछ हमारे पास सल्फर के कंपाउंड रहते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये भी हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं या इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन से ये भी क्या होते हैं, हमारी एयर में आ जाते हैं, हमारी हवा में ये घुल मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो परमानेंट गैसेज जो है हमारे एटमॉस्फेयर की। ठीक है बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बड़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब कि पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन इस मतलब कि जो ये आपके सामने दिख रहा है इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये है हमारे पास परमानेंट गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर की। ठीक, नाम यहाँ पे नाम रहेगा और ये कितनी परसेंटेज में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है वो इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो जब तक मैं इसको लिखने के बगैर, जब तक मैं इस पर कुछ लिखूँ रखूँ, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब देखिए नाइट्रोजन कितनी तादाद में हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, 78.08% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहती है, जिसे हम शॉर्टकट में N2 बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है। ऑक्सीजन ये O2 इसका फॉर्मूला है। इसके बाद ये कितनी क्वांटिटी में रहती है, ये रहती है 20.95%। आर्गोन ए और 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चे आपको पता होना चाहिए इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद गाइस होती है हमारे पास नियॉन कितनी रहती है, 0.002। हीलियम रहती है हमारे पास 0.0005। क्रिप्टॉन रहती है, क्रिप्टॉन इसे हम क्रिप्टॉन भी बोलते हैं, ये कितनी रहती है 0.001। इसके बाद मीथेन CH4 जिसे हम बोलते हैं 0.000179% की रहती है। जीनॉन एंड हाइड्रोजन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस मात्रा में यहाँ पर ये रहती है। साथ में याद रखना होगा तो आपको NOACNH कम। ठीक है, NOACNH कम। ठीक है, KM ये आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि ये क्या है बच्चे, ये इसका एक शॉर्टकट में बनाया गया है, इसके नाम याद रखने के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो एंड मीथेन। ठीक है बच्चे, आप इसको याद रख सकते हैं, रटना होकर रट सकते हैं, क्योंकि रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब जो परमानेंट हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैस हैं वो कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहती है। हमारे टोटल गैस की जो वॉल्यूम है उसके कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जैसे आपने यहाँ पे देखा, कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमारी परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेज रहती हैं। जो बाकी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मतलब उनकी क्वांटिटी में अलग से अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे वो मतलब क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारी हैवियर गैसेज होती है, इसका नाम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हैवियर गैसेज हमारी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हैं टेंड टू स्टिक एट द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के बॉटम पे अगर हम देखें, जब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम जब यहाँ पे लेयर्स पढ़ेंगे उस वक्त आपको एटमॉस्फेयर का बॉटम और टॉप पता लग जाएगा कि एटमॉस्फेयर का बॉटम क्या है, टॉप क्या है। तो एटमॉस्फेयर के बॉटम पे क्या रहता है, हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टिकी हुई रहती हैं। अब जो यहाँ पे गैसेस का प्रोपोर्शन जो है, जैसे ही वो हायर एटमॉस्फेयर की हायर लेयर्स में जाता है तो उनका प्रोपोर्शन जो है किस मात्रा में रहती है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो ऑक्सीजन जो है, अगर आप क्या करोगे, अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे, आपको पता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हम पहाड़ी पे जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग माउंट एवरेस्ट पे अगर जाते हैं, आपने उनको देखा होगा कि उनके पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे से लगा हुआ रहता है।
ठीक है, उनकी कमर पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। वो क्यों रहता है? बस ये वही रीजन है, जैसे ही एटमॉस्फेयर के आप हायर लेयर्स में जाओगे तो वहां पर क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में हो जाएगी। अगर आप 120 किलोमीटर हाइट पे चले गए, समझ रहे बात को, अगर आप 120 किलोमीटर की हाइट पे चले गए, वहां पर ऑक्सीजन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है आर फाउंड ऑनली अप टू, इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है ये सिर्फ हमें 90 किलोमीटर, ठीक है, अर्थ की सतह से अगर ऊपर हम जाएं तो हमें सिर्फ 90 किलोमीटर तक ही ये दो चीजें देखने को मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अगर हम ऑक्सीजन की उसको देखें, रेंज को देखें, तो वो हाइट है 120 किलोमीटर की, इसके ऊपर बिल्कुल आपको नेग्लिजिबल ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर, जैसे ऊपर हमने देखा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद कौन से हमारे नाइट्रोजन है, उसके क्या क्या काम होते हैं वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों? O2 बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेल करना क्या होता है बच्चे? जो ये हमारा क्या है, ये मानस जो है, ये मानस क्या करता है, इसको ऑक्सीजन को इनहेल करता है। क्या करता है? इनहेल मतलब इसको सांस अंदर लेता है। ठीक है, इनहेल करना क्या होता है बच्चे? इनहेल करना होता है सांस को अंदर लेना। अब ऑक्सीजन को अंदर कौन लेते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, किसको अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है उनको क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि हमारे ऑक्साइड जो बनते हैं, ऑक्साइड किससे मिलकर बनते हैं? बाकी कंपाउंड से मिलकर। जब बाकी कंपाउंड हमारे ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं हमारे पास ऑक्साइड। ठीक है, और इसी तरह जो नॉर्मल कंबशन जो है, कंबशन मीन्स अगर आप कहीं पे आग जलाते हैं, आप क्या करना, कोई एक जार लेना। ठीक है बच्चे, आप एक जार लेना, तो उसमें आप आग लगा देना और बाद में जार को बंद कर देना। देखिए क्या होगा, वो जार में बिल्कुल आग क्या है, बिल्कुल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको बताया है कि नॉर्मल कंबशन जो है, अगर आप कहीं पे आग लगाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी वहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे बिल्कुल भी कंबशन नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी आग नहीं लगेगी। ये आप आजमा कर भी देख सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर नहीं लगा देना आग। ठीक है, घर के अंदर आग नहीं लगा देना। तो सॉरी यार, मतलब आप बाकी चीज़ों पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नाइट्रोजन की। ठीक है बच्चे, नाइट्रोजन क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन भी एक रिलेटिवली हमारे पास एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, और एक जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी ये रहता है। क्या? नाइट्रोजन। सबसे पता है ना, सबसे ज़्यादा हमारे एयर में क्या है पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी तादाद में होता है हमारे पास नाइट्रोजन। 78.08%। ओके गाइस, अब जो नाइट्रोजन का मेन फंक्शन क्या रहता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो मेन फंक्शन रहता है कि जो हमारा कंबशन होता है उसको कंट्रोल करना बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके हमारे कंबशन को कंट्रोल में लाना। दैट इज इट प्रिवेंट्स स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये रोकता है किसको? स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जल्दी से कंबशन ना हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने का काम करता है हमारा नाइट्रोजन। इट ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो जो हमारी ऑक्सीडेशन जो होती है अलग अलग किस्म की, उसमें भी हमारा, अभी देखो हम ऑक्सीडेशन अभी हम ज़्यादा यहाँ पे साइंस में नहीं घुसेंगे। ठीक है, इसको हम सिंपल स्टिक करेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि हम ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली हमारी जो अलग अलग किस्म की ऑक्सीडेशन होती है उसमें भी हेल्प करता है। सिंपल नाइट्रोजन का फंक्शन रहता है। अब बच्चे हम बात करते हैं आगे कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल क्या हमारा क्या रहता है? देखिए, जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, जो पता है हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, ये है हमारा ग्रीन प्लांट। ठीक है, यह है हमारा ग्रीन प्लांट। ठीक है, यह है हमारा एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर से अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होगा, ठीक है, तो किसकी मदद से लेता है? फोटोसिंथेसिस की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। जैसे अभी हमने देखा था ना कि ऑक्सीजन को कौन इनहेल करता है, तो बच्चे ऑक्सीजन को जो है, जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो लिविंग बींग है, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट्स के उसमें देखें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया जाता है और ऑक्सीजन को बच्चे यहाँ पे एक्सहेल किया जाता है।
एज इन सेम इन द केस ऑफ लिविंग बींग्स। ओके गाइज, बीइंग एन एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अब जो हमारी हीट को एब्जॉर्ब करने का एफिशिएंट ये है कौन, सबसे एफिशिएंट एब्जॉर्बर अगर हम देखें हीट का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कि हमारी हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इसका एक एफिशिएंट एब्जॉर्बर होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हीट एनर्जी बजट का। ये हम जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, फोर्थ पार्ट जो होगा उसका, उसमें देखेंगे कि हमारा हीट बजट क्या होता है। ठीक है, जो हमारा हीट एनर्जी बजट जो होता है उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विद इंक्रीज्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। अगर हम ज़्यादा जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि हमारे ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, अगर हम ज़्यादा उसको यहाँ पर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चे जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो एक बहुत ही अलार्मिंग तरीके, खतरनाक तरीके से वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ज़्यादा धुआं नहीं करना चाहिए, धुएं से पोल्यूशन होगा, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो हमारी जान के लिए वो खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में होगी इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। गाइस आई होप यू गॉट इट। इससे क्या होगा, दिस कुड सिग्निफिकेंटली रेज द टेम्परेचर। इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर तेजी से बढ़ जाएगा एट लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का लोअर लेवल है वहां पर हमारा टेम्परेचर जो है, अभी लोअर लेवल समझ में नहीं आएगा, अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो से इसको कंपेयर करना बाद में। तो जो है जैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाएगा तो हमारे लोअर लेवल का टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। उससे हमारे बहुत से खतरनाक तरीके से हमारा क्लाइमेटिक चेंज, मतलब हमारा क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम बच्चे हम यहाँ पर बात करते हैं, आपने सुना होगा कि हमारा ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, इसके रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन के बारे में, ओजोन भी एक गैस है जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं O3, शॉर्टकट मीन्स फार्मूला। ओके गाइस, ओजोन जो है ये एक टाइप का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स रहते हैं। याद रखेगा, ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम रहते हैं। इट फॉर्म लेस देन, अगर हम देखें इसकी एटमॉस्फेयर में कितनी ही वॉल्यूम है, 0.00005% है। ठीक है, सबसे कम इसकी यहाँ पर क्या है, इसकी तादाद है हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम यहाँ पर देखें जो 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का जो अल्टीट्यूड है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ओजोन जो है हमारी गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये मतलब क्या करता है, इट इज़ फॉर्मेड, ये हायर अल्टीट्यूड में ये वाली जो गैस है वहाँ पर बनती है। किसकी इंट्रैक्शन से, जब यहाँ पर ऑक्सीजन और जो हमारी अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, जब उसकी इंटरेक्शन दोनों के बीच में होती है तो उससे हमारी कौन सी रेज, जो हमारा कौन सी गैस है उसकी फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन होती है बच्चे हमारे ओजोन की। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड, और उससे फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है। ओजोन जो है एक हमारे जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे सन से आती है, हमारे सूर्यदेव हैं, ठीक है, उससे जो हमारी अर्थ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं, ठीक है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन करके गैस है जो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है और इनको हमारे धरती पे नहीं पहुँचने देती है। ठीक है, अगर ये नीचे पहुँच गई तो लोगों को पता है, मतलब आपने देखा होगा तवे पर रोटी किस तरह पकती है, वैसे ही होगा। ठीक है, तो उनको ब्लॉक करने का काम हमारे पास ओजोन लेयर करती है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं यहाँ पर बच्चे वाटर वेपर के बारे में। तो गाइज, वाटर वेपर जो है एक मोस्ट वेरिएबल गैसियस सब्सटेंस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि 0.2 से 4% का इसका टोटल वॉल्यूम रहता है इन कोल्ड, ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल सब क्लाइमेट। आप समझिए, जहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई हमारा क्लाइमेट रहता है तो वहाँ पे 0.02% रहता है, लेकिन जहाँ पर हमारा ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है वहाँ पर 4% तक हमारे वाटर वेपर जो हैं वो पाए जाते हैं। ह्यूमिड पता है तो ह्यूमिड में वाटर वेपर तो बिल्कुल होंगे। अब 90% जो है मॉइस्चर कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में
तो हमारी अर्थ के 6 किलोमीटर की सरफेस के अंदर अंदर 90% का जो मॉइस्चर कंटेंट है, ह्यूमिडिटी है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। कितने किलोमीटर के अंदर अंदर? अर्थ के 6 किलोमीटर के अंदर। तो बच्चों देखिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपका कोई चीज़ ना छूटे। आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा छूटना नहीं चाहिए यार, ठीक है। जहाँ से मैं पढ़ाऊंगा ना क्वेश्चन वहीं से ही आएगा। बस अब क्या करना है कि वीडियोस को रेगुलरली देखना है, तो वीडियो को लाइक भी कर लेना यार, ये आप पे डिपेंड करता है लाइक करो ना करो, बट फिर भी हमारी ये उम्मीद रहती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ये बोलना तो नहीं पड़ता है यार, लेकिन फिर भी चलिए बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हमारा वाटर वेपर जो है एक हमारे एटमॉस्फेयर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इस तरह वाटर वेपर प्ले करता है, उस तरह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये करता क्या है? ये ना सिर्फ हमारी जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है, जो वाटर वेपर है वो सिर्फ ना हमारी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, जो कौन सी है, इंफ्रारेड और हीट एमिटेड बाय अर्थ ड्यूरिंग नाइट, ना सिर्फ उनको ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बल्कि हमारी जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती हैं, उनको ही क्या करता है, उनको भी क्या करता है बच्चे, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी गामा रे हो गई, ये हमारी एक्स रेज हो गई, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएज हो गई, ये विजिबल यहाँ पर रहती है इसकी, उसके बाद इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है। अब देखिए, जो पेनिट्रेट अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, रेडिएशन टाइप, ये इनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, ये इनकी क्या होती है, वेवलेंथ यहाँ पर होती है। तो बच्चे अभी यहाँ पर अपने यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, रेडियो वेव, उसके बाद क्या आएगी हमारी माइक्रोवेव, फिर आएगी इंफ्रारेड रेज, ये विजिबल, फिर आएगी अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है बच्चे। तो इन रेज के बारे में भी हमने यहाँ पर जान लिया। आगे हम बात करेंगे वाटर वेपर का, और भी थोड़ा सा है कि वाटर वेपर इज सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स। पता है आपको कि हमारे जो प्रेसिपिटेशन होती है और जो हमारे बादल बनते हैं, उसके लिए भी हमारे पास वाटर वेपर ही एक इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, सोर्स रहता है। जब ये कंडेंसेशन होता है तो ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जब हीट बजट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के बारे में अच्छे से समझा दूंगा मैं। जब कंडेंसेशन होता है तो ये यहाँ पर लेटेस्ट हीट ऑफ कंडेंसेशन को ये रिलीज करता है, द अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल स्टॉर्म, ठीक है। जितने भी हमारे स्टॉर्म आते हैं तो उनके पीछे जो रीज़न रहता है वो रहता है वाटर वेपर का, ठीक है। अब हम बच्चे आगे बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल जो है ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे सैंड पार्टिकल्स हो गए। सैंड पार्टिकल्स कैसे आएंगे, जो यहाँ पर हमारे रॉक वेदर्ड होंगे, उसके साथ साथ वॉल्केनिक ऐश वगैरह जो डिराइव होगा, तो वहाँ से हमारे सैंड पार्टिकल्स बनेंगे। उसके बाद पोलन ग्रेन्स यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूट होता है, ओशियन साल्ट होता है, और जो हमारी एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स होती हैं, तो वहाँ पे कुछ मीटियोर्स के फ्रैगमेंट्स भी बचे यहाँ पर रहते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बर्नट अप हो जाते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमारे पास एब्जॉर्बिंग का फंक्शन करते हैं, रिफ्लेक्टिंग का फंक्शन करते हैं, स्कैटरिंग का फंक्शन करते हैं, किसको, हमारे रेडिएशन को, ठीक है। हमारे जो रेडिएशन होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का फंक्शन इनका होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का होता है, रिफ्लेक्ट करने का उनको फंक्शन होता है, और उसका उनको रेडिएशन को स्कैटर करने का फंक्शन भी इसमें रहता है। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये कंसिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसके लिए, जो हमारे ऑरेंज एंड रेड कलर्स बनते हैं ना हमारे सनसेट और सनराइज में, ठीक है, एंड फॉर द लेंथ ऑफ डॉन। तो इसके पीछे जो रीज़न रहता है यही हमारे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ डॉन क्या होता है, जो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज, जो यहाँ पर सूरज की जो रोशनी होती है, आसमान की जो रोशनी होती है पहली सनराइज के पहले, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डॉन। एंड ट्विलाइट क्या होता है, ट्विलाइट होता है द सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट फ्रॉम द स्काई व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजन caused by the refraction of the sun's rays by the atmosphere। अब देखिए ट्विलाइट क्या होता है, जो सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट होती है ना हमारे आसमान से, जो सॉफ्ट चमकती हुई जो रोशनी आती है, कब, जब हमारा सूरज डूबने वाला होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो रिफ्रैक्शन, जो सन की रेज की रिफ्रैक्शन होती है उसके वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो होता है। उसके बाद डस्क क्या होता है, अब जो डार्कर ट्विलाइट का जो डार्कर स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं डस्क। ओके गाइस, आई थिंक यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारे स्काई का जो ब्लू कलर है, अब जो हमारे स्काई का ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, वो भी जो हमारे इसमें
जो पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, उसके स्कैटरिंग की वजह से हमारे स्काई का ब्लू कलर है। अब आपसे कोई पूछे कि हमारे स्काई का कलर ब्लू क्यों है, तो आपको यहाँ पर सिंपली बताना है कि जो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी सिलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से हमारे अर्थ का जो बिखरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का कलर जो है वो ब्लू रहता है। कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अब बच्चे आप यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर। जो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जो रेडिली मतलब कि आसानी से हमारे रेडिली एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ठीक है, जो आसानी से हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, इन कैरेक्टर एंड एज सच एज न्यूक्लाई ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, और वो हमारे कंडेंसेशन की तरह वो काम करते हैं। इसलिए जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं, किसके लिए, हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए और हमारे प्रेसिपिटेशन के लिए, फॉग जो बनती है, हेल स्टोन जो होते हैं, उन सब के लिए जो है हमारे डस्ट पार्टिकल्स ही क्या रहते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब हमने यहाँ पर इसके बारे में बात कर ली। अब हम कल किसके बारे में बात करने वाले हैं, कल हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कल की वीडियो में बच्चे मैं आपको समझाने वाला हूँ। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोपॉज, मीजोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक अभी तक आपने उस क्वेश्चन का सबने आंसर कर दिया होगा। सो गाइस वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। अच्छी लगती है वीडियो, मुझे आपकी क्या चाहिए यार, मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी फीडबैक चाहिए कि आप क्या करते हैं, आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा यार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल।